समय था। चारों ओर चांदनी फैली हुई थी। राजा विक्रम महल की छत पर खड़ा होकर चंद्रमा को देख रहा था। राजा विक्रम आसमान की ओर देखते हुए गहरी सांस लेते हुए बोला, कितनी शांत और उज्जवल रात है। इस चांदनी को देख दिल को कितना सुकून मिलता है। तभी आसमान में काले बादल छा गए। ठंडी हवा के साथ अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। राजा विक्रम चौंकते हुए बोला, यह मौसम का इतना तेजी से बदलना मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। यह क्या हो रहा है? अचानक बादलों के बीच से एक रहस्यमय धुआं नीचे की ओर गिरने लगा। धीरे धीरे उस धुएं ने इंसान का रूप ले लिया। राजा विक्रम पीछे हटते हुए बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वो रहस्यमय व्यक्ति मुस्कुराता हुआ बोला, विक्रम, यह रात तुम्हारे लिए कोई साधारण रात नहीं है। इसे हमेशा याद रखोगे। अचानक राजा विक्रम बेहोश हो गया। अगली सुबह राजा विक्रम को जब होश आया तो उसने देखा कि वो महल की छत पर लेटा हुआ था। मंत्री जगन्नाथ उसके पास खड़ा था। महाराज, आप ठीक तो हैं? कल रात क्या हुआ था? कल रात आसमान में काले बादल छा गए थे। फिर एक विचित्र व्यक्ति प्रकट हुआ। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। ये सुनकर मंत्री जगन्नाथ की आंखें चौड़ी हो गई। वह डरे हुए स्वर में बोला, महाराज, आपको यह भी पता नहीं है कि कल रात महल में और भी कुछ हुआ। राजकुमारी चंद्रलेखा अपने कक्ष में नहीं है। रानी रुक्मणी का रो रो कर बुरा हाल है। क्या? यह कैसे संभव है? मेरी चंद्रलेखा, वह कहाँ जा सकती है? वो दोनों तुरंत दरबार की ओर चले गए। वो दोनों दरबार में पहुँचे ही थे कि तभी एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे दरबार में आ पहुँची। तुम कौन हो और इस समय यहाँ क्यों आई हो? महाराज, मेरा नाम चंद्रिका है। मैं जंगलों में रहती हूँ और तंत्र मंत्र की साधना करती हूँ। कल रात ग्रहण की महादशा में कुछ बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है। मेरे तंत्र ने मुझे बताया है कि इस राज्य में एक शक्तिशाली जादूगर ने प्रवेश किया है और मेरे तंत्र ने मुझे यह भी बताया कि वह जादूगर आपके महल की ओर ही गया था। यह सुनकर विक्रम बुरी तरह से चौंक पड़ा और चंद्रिका को सारी घटना बताते हुए बोला, जादूगर? वह कौन है? और महल की छत पर कल रात जो घटना हुई थी उसका इससे क्या संबंध हो सकता है? महाराज, वह जादूगर आपके महल की ओर गया था और मुझे लगता है कि वह आपकी पुत्री चंद्रलेखा को अपने साथ ले गया है। यह सुनकर राजा विक्रम की आंखों में गहरी चिंता झलकने लगी। यह कैसे संभव हो सकता है? वह उसे क्यों ले गया होगा? मुझे शक है वह उसकी बलि देकर अपनी काली शक्तियों को बढ़ाना चाहता है। वह बहुत शक्तिशाली है महाराज। साधु या तांत्रिक उसकी शक्तियों का सामना नहीं कर सकते। तो फिर मेरी चंद्रिका को कैसे बचाया जा सकता है? सिर्फ एक जिन्न ही इस जादूगर का सामना कर सकता है, लेकिन जिन्न को बुलाना आसान नहीं होगा। मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। जिन्न को कैसे बुलाया जा सकता है? महाराज, केशव नगर के घने जंगल में एक प्राचीन कुआं है। उस कुएं में एक अंगूठी पड़ी है जो हजारों साल बाद रात विचित्र प्रकाश से चमकती है।
और वो रात आज ही है। यह अंगूठी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है चंद्रिका? क्योंकि उस अंगूठी में एक जिन्न का वास है। वह जिन्न जादूगर को हराने और आपकी पुत्री राजकुमारी सुलेखा को बचाने में मदद कर सकता है। लेकिन चंद्रिका, उस कुएं के बारे में सुना है कि जो भी उसमें गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। मंत्री जी, केवल वही व्यक्ति उस कुएं से सुरक्षित लौट सकता है जिसका मन लालच से मुक्त हो। चंद्रिका, हमें मदद चाहिए, हमें बताइए आगे क्या करना होगा। ठीक है महाराज, मैं कोई न कोई उपाय करती हूँ। केशव नगर राज्य के एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक किसान रहता था। आदित्य अपनी झोपड़ी से बाहर निकल रहा था कि तभी उसकी बहन राधा उससे बोली, भैया, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। आज शाम को जंगल से लकड़ियाँ लाना मत भूलना। ठीक है राधा, लेकिन पता नहीं यह छोटी सी जमीन हमें कब तक गुजारा देगी। तेरे विवाह का भी कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। चिंता मत करो भैया, भगवान पर भरोसा रखो, हमारे दिन जरूर बदलेंगे। आदित्य खेत में चला गया। एक पेड़ के नीचे बैठकर गहरी सोच में डूबते हुए बोला, माँ बाप के जाने के बाद मैं राधा को कोई खुशी नहीं दे सका। पता नहीं उसका विवाह कैसे करूँगा। तभी वहाँ चंद्रिका आ पहुँची। क्यों रो रहे हो? आप कौन है? बताओ, तुम्हारी परेशानी क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है। मैं अपनी बहन का विवाह कैसे करूँगा? यही मेरे रोने की वजह है। अगर तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो आज रात उस प्राचीन कुएं में जाओ जो जंगल के भीतर है। वहाँ तुम्हें एक चमकती हुई अंगूठी मिलेगी। उसे लेकर मुझे दे देना, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। इतना कहकर चंद्रिका वहाँ से चली गई। शाम को आदित्य अपनी बहन राधा को चंद्रिका के बारे में बताने लगा। भैया, उस कुएं में जाना खतरे से खाली नहीं है। कहते हैं जो वहाँ गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन हो सकता है मेरी किस्मत सचमुच बदल जाए। आदित्य गहरी सोच में डूब गया और आधी रात को वो घर से निकल गया। कुछ ही घंटों में आदित्य कुएं के पास पहुंच गया। उसने देखा कुएं के भीतर जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी। आदित्य नीचे उतर गया। क्या मैं सही कर रहा हूँ? तभी उसकी नजर वहाँ एक चमकती हुई अंगूठी पर पड़ी। जैसे ही उसने अंगूठी उठाया, अचानक अंगूठी में से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते एक विशाल जिन्न प्रकट हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका? तुम कौन हो? मैं इस अंगूठी का जिन्न हूँ जिसने इसे उठाया है। मैं उसका गुलाम हूँ। कहो क्या चाहिए? क्या तुम सच में सब कुछ कर सकते हो? हुक्म करके तो देखो। ठीक है, पहले मुझे मेरे घर तक पहुँचा दो। अगले ही पल आदित्य ने अपने आप को घर में पाया। और कोई हुक्म मेरे आका? मेरे पास धन नहीं है। अब देखो। अगले ही पल वहाँ स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लगा हुआ था। तभी राधा की आँख खुल गई। भैया, ये सब क्या है? हमारी किस्मत बदल गई है। जिन्न गायब हो गया। आदित्य राधा को सारी घटना बताने लगा। राधा स्वर्ण मुद्राओं को देखते हुए बोली, सच में हमारी किस्मत बदल गई। आदित्य और राधा स्वर्ण मुद्राओं को रात भर गिन गिन कर संभाल कर रखते रहे। अगली सुबह आदित्य घर से बाहर जाने लगा। तभी राधा आदित्य से बोली,
भैया, आप कहाँ जा रहे हो? फिर से खेत में राधा। लेकिन अब तो आपके पास धन है, सब कुछ है, फिर खेत में जाने की क्या जरूरत है? मत भूलो राधा, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब वही खेत हमारे लिए सब कुछ था। इतना बोलकर आदित्य मुस्कुराता हुआ घर से बाहर निकल गया। आदित्य खेत में पहुंचा ही था कि तभी चंद्रिका वहां आ पहुंची। क्या तुम रात में प्राचीन कुएं से अंगूठी ले आए? अगर हाँ, तो मुझे तुरंत दे दो, फिर तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। तुम पर मुझे कोई शक हो रहा है? नहीं, मैं नहीं लाया, और अब तुम यहाँ कभी मत आना। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। समझ लो, जैसा तुम चाहो। तुम तो ऐसे हो कि तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता। मैं तुम पर नजर रख रही थी। तुम्हारे घर में जो विशाल स्वर्ण मुद्राओं का भंडार है, वह कहाँ से आया? झूठ तो तुमने भी मुझसे बोला था। तुमने मुझे ये नहीं बताया कि उस अंगूठी के अंदर एक जिन्न का वास है। अब अगर तुम यहीं रुक गई तो मैं उस जिन्न को बुलाकर तुम्हें सही जगह पहुंचा दूंगा। चंद्रिका क्रोधित होकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद आदित्य घर जाकर राधा से बोला, जो भी स्वर्ण मुद्राएं जिन्न से मंगवाई थी उन्हें हम दान कर देंगे। यह एक अच्छा विचार है भैया। आदित्य गरीबों में दान करके उनकी मदद करने लगा। अगले दिन आदित्य फिर से जिन्न को बुलाया। मुझे और स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। कल ही तो तुम्हें ढेर सारी मुद्राएं दी थी, वह सब मैंने दान कर दी। तुम तो बहुत अच्छे व्यक्ति हो जो दूसरों की मदद करते हो। मैं हमेशा ऐसे व्यक्ति के पास रहना चाहता था। जिन्न ने जैसे ही चुटकी बजाई, आदित्य के सामने स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लग गया और जिन्न गायब हो गया। कुछ ही दिनों में आदित्य का जीवन बदल गया। आदित्य का मान सम्मान भी गांव में बहुत बढ़ चुका था। एक दिन आदित्य सोकर उठा ही था कि तभी चंद्रिका वहां आ पहुंची। आदित्य, मुझे वह अंगूठी दे दो जो तुमने अपने पास रखी है। निकल जाओ चंद्रिका, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम मूर्ख हो आदित्य, तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे वह अंगूठी क्यों मांग रही थी। दरअसल वह अंगूठी महाराज विक्रम को चाहिए। ये सुनकर आदित्य चौंक पड़ा। तभी राजा विक्रम और मंत्री जगन्नाथ वहां आ पहुंचा। चंद्रिका सही कह रही है आदित्य। कुछ समय पहले मैं महल की छत पर खड़ा था। अचानक वहां पर एक अजीब धुआं फैल गया और काले धुएं ने एक विचित्र व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। फिर मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मेरी पुत्री राजकुमारी सुलेखा गायब थी। चंद्रिका ने मुझे बताया था कि वह विचित्र व्यक्ति कोई जादूगर था और वही मेरी पुत्री का अपहरण करके ले गया। उस जादूगर को सिर्फ अंगूठी का जिन्न ही हरा सकता है। राजा विक्रम की बात सुनकर आदित्य ने तुरंत उस अंगूठी को राजा विक्रम के हाथ में पकड़ा दिया। अंगूठी को पकड़ते ही अचानक राजा विक्रम के होठों पर मक्कारी की मुस्कुराहट आ गई। अगले ही पल वह रंग बिरंगी कीड़ों के साथ उसी जादूगर में परिवर्तित हो गया। आदित्य भी बुरी तरह से चौंक पड़ा। यह क्या हो रहा है? तभी आदित्य की बहन राधा भी वहां आ पहुंची। अचानक चंद्रिका एक डायन में परिवर्तित हो गई। तभी जादूगर आदित्य और मंत्री जगन्नाथ की ओर देखकर बोला, मैं वही जादूगर हूँ जो बरसों से इस अंगूठी को हासिल करना चाहता था। अगर मैं खुद जाकर इस अंगूठी को लेता तो जलकर राख हो जाता। तो फिर महाराज कहाँ हैं?
राजा विक्रम का अपहरण मैंने उसी रात कर लिया था जब उसकी पुत्री सुलेखा का अपहरण किया था और खुद राजा विक्रम का रूप धारण कर तुम्हारे सामने बेहोश होने का नाटक किया था। तुमने महाराज और राजकुमारी सुलेखा का अपहरण क्यों किया? तुम सीधे भी चंद्रिका की मदद से अंगूठी हासिल कर सकते थे। चंद्रिका मेरी मदद करने के लिए एक शर्त पर तैयार हुई थी। उसे एक राजा और उसकी पुत्री का खून पीना था। वह डायन है जो मेरे लिए काम करती है और कभी-कभी मुझे उसके आदेशों का पालन करना पड़ता है। इसीलिए मैंने राजा विक्रम और उसकी पुत्री का अपहरण किया और चंद्रिका ने बूढ़ी स्त्री का रूप बदलकर मेरा काम किया। आज रात वो राजकुमारी सुलेखा और राजा विक्रम का खून पीकर और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी और अब कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अब मेरे पास वह अंगूठी है। तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आदित्य, अब तुम क्या कर सकते हो? तभी आदित्य हंसने लगा। आदित्य को हंसता हुआ देखकर जादूगर और मंत्री जगन्नाथ बुरी तरह चौंक पड़े। आदित्य जादूगर की ओर देखकर हंसता हुआ बोला, तुम मूर्ख हो जादूगर। तुम सोचते हो कि यह अंगूठी तुम्हारे काम आएगी। मेरी बात का यकीन करो मूर्ख जादूगर, आज रात यह अंगूठी तुम्हारे किसी भी काम नहीं आएगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जब मैंने पहली बार उस अंगूठी को पकड़ा था और जिन मेरे सामने पहली बार प्रकट हुआ था, जिन ने उसी रात मुझे सब कुछ बता दिया था और मैं उसी रात जिन की मदद से राजा विक्रम और उसकी पुत्री राजकुमारी सुलेखा को सही सलामत एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। आज रात यह अंगूठी तुम्हारे हाथ में बेकार है, क्योंकि तुम्हारे आने से कुछ देर पहले ही मैंने जिन्न से कहा था कि आज रात तुम आजाद रहोगे, फिर चाहे यह अंगूठी किसी के भी हाथ में रहे। और जिन्न अब मेरा मित्र हो चुका है। यह सुनकर जादूगर और चंद्रिका डायन चौंक पड़े। तभी वहाँ पर काला धुआं फैलने लगा। अगले ही पल उस काले धुएं ने विशाल जिन्न का रूप धारण कर लिया। जिन्न क्रोधित अवस्था में जादूगर की ओर बढ़ने लगा। यह तुम क्या कर रहे हो? यह अंगूठी मेरे पास है, तुम मेरे गुलाम हो। आज रात मेरे आका ने मुझे आजाद कर रखा है और अब मेरी उनसे मित्रता हो गई है। अचानक जिन्न की आंखों से आग की लपटें निकलने लगी। देखते ही देखते जादूगर जलकर राख हो गया। यह देखकर चंद्रिका डायन बुरी तरह से डर गई। अगले ही पल जिन्न की आंखों से निकल रही आग चंद्रिका डायन के शरीर पर पड़ने लगी। कुछ ही देर में चंद्रिका डायन भी जलकर राख हो गई। उन दोनों के राख होते ही राजा विक्रम और राजकुमारी सुलेखा वहां पर प्रकट हो गए। जिन्न आदित्य की ओर देखकर बोला, आपके कहने के मुताबिक मैंने राजा विक्रम और राजकुमारी सुलेखा को सही सलामत यहाँ पहुँचा दिया है। इतना बोलकर जिन्न वहां से गायब हो गया। आदित्य ने तुरंत उस अंगूठी को उठाकर अपनी उंगली पर पहन लिया। राजा विक्रम आदित्य की ओर देखकर बोले, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने मुझे और मेरी बेटी को बचा लिया। महाराज सही कह रहे हैं आदित्य। मैं अपनी पुत्री सुलेखा का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी पुत्री के साथ विवाह करोगे? राजा विक्रम की बात सुनकर आदित्य मुस्कुराने लगा। कुछ ही दिनों में आदित्य और सुलेखा का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया और आदित्य की बहन का विवाह भी एक राजकुमार से संपन्न हो गया।